ओके बच्चों, तो हमने पार्ट वन अकेले के अंदर हमने देखा था कि सोमा बुआ जो है वो चली जाती है अपने पड़ोस के अंदर। एंड वहां पर जाके जो पड़ोसी, उसकी खास पड़ोसी है जिसका नाम है राधा भाभी, उसके साथ जाके डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए। इतनी बड़ी शादी है, इतने बड़े लोग हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो तू ही बता क्या देना चाहिए, क्या देना चाहती हो अम्मा। उसने सामने से ही पूछ लिया। तो अम्मा ने भी बोला, जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज देना चाहते हो, आप ही बताओ, वो देना अच्छी रहती है। अब उस समय जो सोमा बुआ है उसको कहती है, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ री, जो कुछ पास है बस तुझे ही ला कर देना होगा, जो तुझे ठीक समझे वो ले आ। बस एक बात याद रखना, हमारी बद नहीं उड़नी चाहिए, बद मतलब हमारी मजाक नहीं उड़ना चाहिए। अच्छा देखो, पहले रुपये कितने हैं। और वो बेचारी डगमगाते कमरों कदमों के साथ नीचे आ गई। दो तीन कपड़ों की गठरिया हटाकर छोटा सा बक्सा निकाला और उसका ताला खोला। इधर उधर करके उसने एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े ही जतन से, बड़े ही प्यार से उसे खोला। और उसमें 7 रुपये के कुछ रेजगारी पड़ी हुई थी। रेजगारी मतलब जो पुरानी बचत होती है उसको रेजगारी कहते हैं। वो उसने निकाली और देखा कि उसके अंदर एक अंगूठी है। अंगूठी जिसको हम कहते हैं हाथ में पहनने की रिंग, है ना। अब ये अंगूठी किसकी है। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं था। उसके अंदर से निकले तो सिर्फ 7 रुपये ही निकले। और सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं, 7 रुपये और बस ये अंगूठी। रईस समधी है, घर में इतने से रुपये में बिंदी भी नहीं निकलेगी। इसकी नजर अंगूठी पर गई। यह अंगूठी उसके मरे हुए यानी मृत पुत्र, जिसका नाम क्या था, आप सबको पता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था नहीं, उसका नाम था हरखू। उसका मृत पुत्र जो है उसका नाम था हरखू। एकमात्र उसकी अंतिम निशानी उसके पास ही रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकट यानी कि बड़े बड़े खराब समय आए जब उसके पास पैसे नहीं थे, तब भी उसने ये अंगूठी सोमा बुआ ने नहीं बेची थी। अंगूठी का मुंह उसने नहीं छोड़ा था। आज भी एक बार उसे उठाते समय उसके दिल में थोड़ा सा धड़क उठा। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में अपने पल्लू में बांधी और जो बक्सा था वो बंद कर दिया। फिर ऊपर को चली। उस बार उसके मन का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था। उसके पैरों की गति थोड़ी शिथिल यानी कि ढीली हो गई थी। धीरे धीरे करके सोमा बुआ राधा के पास जाकर बोली, अरे राधा, रुपया तो नहीं निकले बहू, आए भी कहां से बेटा। मेरे कौन कमाने वाले बैठे हैं। इस कोठरी का थोड़ा किराया आता है, उसमें से 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और बेचारी रो पड़ी। राधा ने कहा, हाँ माँ जी, सही बात है, क्या करे। पर बुआ क्या करूं, आजकल क्या है, मेरा भी हाथ थोड़ा तंगी है, नहीं तो मैं तुम्हें दे देती। अरे पर तुम एक काम करो बुआ जी, तो क्या तुम्हें लेन देन के चक्कर में पड़ते ही क्यों। आजकल तो क्या है, लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। अब ये एक अच्छा तुक्का निकाला राधा भाभी ने कि लेना देना रहना ही नहीं है, बस ऐसे ही चले जाओ खाली हाथ। तो उसने बोला, नहीं रे राधा, ऐसा थोड़ा होता है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए हैं, तो भी वो देखो हमें भूले नहीं है। और मैं इस तरह से खाली हाथ चली जाऊं, नहीं नहीं नहीं, इससे तुम न जाओ सो अच्छा रहेगा। इस तरह से सोमा बुआ को भी अपनी इज्जत आबरू बहुत ही प्यारी है। अच्छा ठीक है, राधा भाभी ने बोल दिया। अच्छा ठीक है, फिर मत ही जाओ, चलो हो गई छुट्टी। इतने लोगों में किसको पता चलेगा कौन आया कोई नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा हल निकाल दिया। पर हमारी बुआ को तो ये भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जाना तो है ही, है जाने के लिए तो ये सारा हो रहा है। अच्छा फिर क्या करे, तो जाओ मत, ऐसा बोल दिया। परंतु उस समय हमारे बुआ ने भी बोला, नहीं नहीं, बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आ जाएंगे और समधिन यानी कि मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगा तो ये सही नहीं समझेंगे। देवर जी मरे हुए संबंध ही इन लोगों ने तोड़ दिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच दे जो हरखू की अंतिम निशानी थी। वो
और उन्होंने आंचल की गांठ को खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ में रख दी। फिर बड़े ही मिन्नत के स्वर में बोली, देख राधा, तू तो बाजार जाती है ना, तो एक काम कर, इसे बेच देना और जो कुछ भी ठीक लगे ना वो खरीद लेना। बस एक बात याद रखना, शोभा रह जाए इतना ख्याल रख लेना। अब ये कहकर राधा भाभी को अपने मृत पुत्र की अंतिम निशानी देकर जो सोमा बुआ चली जाती है। और इस तरह से गली के अंदर देखा कि एक चूड़ी वाला है, वो आवाज दे रहा था, चूड़ी बिल्लोरी, चूड़ी ले लो चूड़ी। और एकाएक उसकी नजर उसके हाथ के ऊपर जो बद्दी सी मटमेली सी जो चूड़िया थी उसके ऊपर चले गई। उसको लगा साड़ी अच्छी पहनूंगी, अच्छी सी गिफ्ट लेके जाऊंगी और थोड़ी सी ये चूड़िया अगर अच्छी आ जाए तो फर्क पड़ जाएगा। कल समधी के यहाँ पर भी जाना है, जेवर नहीं है, कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी तरह से पहन ली जाए। एक अव्यक्त लाज, लाज बोले तो आबरू, इज्जत, उसके कदमों में आके रुक गए। कोई देख लेगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी कमजोरी ने विजय प्राप्त कर लिया। से वो सीधे दरवाजे पर पहुंची और 1 रुपया कलदार खर्च करने के लिए लाल हरी चूड़िया बंद पहन लिया। सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल में ढके ढके फिरी, वरना क्या है कि वो सन्यासी महाराज ने देख लिया तो वापस से झगड़ा हो जाएगा। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी का एक सुंदर सा सिंदूरदान, सिंदूरदान क्या होता है, तो मेकअप बॉक्स के अंदर जिसमें से टीका लगाने का होता है ना, उसको सिंदूरदान कहते हैं। यहाँ पर सिंदूर लगाने का होता है। और एक साड़ी और एक ब्लाउज, वापस से क्या क्या लेके आए, एक सिंदूरदान लाई, एक साड़ी लाई और एक ब्लाउज लाई, ब्लाउज का कपड़ा वो लेकर आई। ये 3 चीजें जो है वो गिफ्ट में लेके जा रही है। सब कुछ तैयार हो चुका था। बुआ बड़ी प्रसन्न होकर यह सोच सोच कर कि जब ये सब देगी तो उसका समदिन पुरानी बातों को दुहाई दे देकर मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगा। इसका मन पुलकित हो रहा था, खुशखुशाल हो रहा था। अंगूठी बेचने का गम जो दुख था वो चला गया। पास वाले बनिए के वहां से एक आना, है ना, 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसा, एक आना आप काउंटिंग कर लेना कितना होता है, ठीक है, करीबन 6 पैसे जितना होता है। ओके, तो एक आने का पीला रंग लेकर आई और रात में उन्होंने साड़ी का रंग कर दिया ताकि वो गंदी साड़ी ना लगे। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना अच्छा नहीं लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते तो खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो उसे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर ऊपर गई राधा के पास, क्यों रे राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है ना, बड़ी आब रहती है, तेरी चमक रहती है, इसमें तो देख चमक ही नहीं आई है। उसने कलफ जो नहीं लगाया है, कलफ क्या होता है कि जो चावल होता है ना उसका जो चिकना सा मांड होता है उसको कहा जाता है। उसे थोड़ी शाइनिंग आ जाती है, कड़क हो जाती है और साड़ी नहीं दिखती है। तो सुना कि बुआ आपने शायद कलफ नहीं लगाया होगा, अम्मा थोड़ा सा मांड दे देती हूँ, अच्छा लगेगा, अब भी ले लो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है ले बताओ, कितने बजे जाने का है। अब बुआ के पास अभी कोई इनविटेशन कार्ड आया नहीं था, इनविटेशन की बात नहीं थी, पर फिर भी अपने आप को उसके लायक बना रही थी। अरे फैशन वाले की बात का पूछो, एन मौके पर बुलावा आ जाएगा, 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी आ जाएगा, तू बस तैयारी में रख जा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुराए उठी, चलो ठीक है। बुआ की साड़ी मांड लगाकर सुखा दी, फिर एक नई थाली निकाली, अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ खूबसूरत सा कोष्ठिये, कोष्ठिये बोले तो बहुत ही खूबसूरत सा जो कवर होता है जिसको हम रुमाल कहते हैं या ऊपर ढाकने का अच्छा सा कपड़ा होता है, वो उसने निकाला। एक छोटा सा मेज पोश निकाला, थाली में साड़ी रखी, सिंदूरदानी रखी, एक नारियल एंड थोड़े से बताशे, वापस से अंडरलाइन करते हैं, थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे, मीठे होते हैं ना व्हाइट कलर के, उसको बताशे कहते हैं, वो सजाए गए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन का, इस पूरा प्लान को देखे जा रहे हैं। उन्होंने कल से ही बता दिया था, कह दिया था कि देखो अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाना है। आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे चुके हैं, यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास और भरोसे के साथ कह दिया।
अरे मुझे क्या बावली समझ रखी है क्या, जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वो पड़ोस वाले जो है, उसकी नंदा है ना, उसने अपनी आंखों से देखा है लिस्ट में मेरा नाम, और बुलाएंगे क्यों नहीं, शहर वाले को बुलाएंगे, समधी को नहीं बुलाएंगे का? इतना भरोसा। और इसके साथ उसने भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। धीरे धीरे करके समय अपना कार्य करता जा रहा है। 3 बजे के करीब करीब बुआ ने अपने अनमने भाव से छत के ऊपर इधर से उधर चक्कर काट रही है। राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई क्यों नहीं हो बुआ, अभी तक क्यों चक्कर काट रहे हो ऊपर? एकाएक चौंकती हुई बोली, कितने बजे राधा? क्या 3? ले देख, सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता है। बजे 3 है और धूप सारी तो अभी छत पे सिमटी हुई है, मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक उसको ख्याल आया, वह भी भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। और जरा ठंड स्वरे बोली, अरे मुहूर्त तो का 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है ना। बड़ी ही सावधानी स्वर से उसने लापरवाही का पुट लगाते हुए छत की गली के अंदर नजर दौड़ाई। उसके पीछे की रस्सी पे धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा हुआ था। अभ्रक मतलब जिसको स्पार्कल्स कहते हैं, अभ्रक भी छिड़का हुआ था ताकि चमक लगे। अभ्रक के बिखरे हुए छोटे छोटे कण धूप के अंदर चमक दिखाई दे रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे कि गली में घुसता हुआ कोई भी चेहरा जैसे आता, हमारी सोमा बुआ का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता। 3 के 4, 4 के 5, 5 के शाम के 7 बज गए। धुंधले में राधा ने ऊपर की साइड में देखा, घर की छत पे अभी भी सटी हुई है। गली की ओर उसने मुंह किए, एक छाया इधर से उधर मूर्ति की तरह चक्कर काट रही है। राधा भाभी का मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कह पाए, अरे बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, आज खाना नहीं बनाएगी क्या, 7 तो बज गए। जैसे जैसे इसका नींद से अचानक से उठ गई हो, ऐसे पूछा, क्या क्या कहा, 7 बज गए? फिर जैसे अपने ही साथ बात कर रहे हो ऐसा पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक सारी स्थिति समझ गई हो ऐसे स्वर में भरसक संयम के साथ वो बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी उतारा, नीचे झाकर अच्छी तरह से उसे रख दी, उसका तह किया, रख दी, और धीरे धीरे हाथों में से चूड़ियां भी खोली। थाली में सजा हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े ही जतन से एकमात्र वही संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बुझे ध्वज से उस अंगीठी के पास जाकर जलाने लगी। इस तरह से हमारी सोमा बुआ अकेली ही है एंड अकेली ही रही, उसको कोई